कहानी की शुरुआती में हमें सिस्टम स्क्रीन को पॉपअप होते हुए दिखाया जाता है। बाइंडिंग लैब सिमुलेटर बाइंडिंग सक्सेसफुली हो चुका है। होस्ट सूजिंग एज 21 क्लास इमोटल कल्टीवेटर। सूजिंग अपने सामने स्क्रीन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था। सूजिंग हमें बताता है 3 साल किसी को भी नहीं पता कि मैंने पिछले 3 सालों तक कैसी जिंदगी जी। लालत है। और यहाँ मैंने सोचा था कि मेरे जैसे ट्रांसपिग्रेटर को गोल्डन फिंगर नहीं मिलेगी। ये चीज एब्सोल्युटली राइट है। मेरा नाम सूसिंग है और मैं एक ट्रांसमिग्रेटर हूँ। 3 साल पहले मैं इस अजीब दुनिया में आया था। ये दुनिया मेरे पिछली दुनिया से एकदम अलग है। एक गेम वास्तविकता पर उतर आया। डेमनिक बीस्ट, सीक्रेट रियलम, इंस्टेंट डंजन, आइटम और इक्विपमेंट एक ही बार में इस दुनिया के अंदर अपेयर हो गया। 18 साल की उम्र में हर कोई अपनी क्लास बदलकर प्रोफेशनल बन सकता है। एवोकन नाम के लोग हैं। वो लोग डंजन, इंस्टेंट डंजन में राक्षसों का सामना करके इक्विपमेंट आइटम के जरिए एक्सपीरियंस बटोरते हैं और लेवल अप करते हैं। डंजन में राक्षसों को मारने से एक्सपीरियंस मिलता है। सुसिंग 3 साल पहले इस दुनिया में ट्रांसमिग्रेट हुआ था। वो इमोर्टल कल्टिवेटर नामक एक हिडन प्रोफेशन से अवेकन हुआ। उस खबर ने पूरी कैपिटल में सनसनी फैला दी थी। सुसिंग को तुरंत देश के टॉप इंस्टीट्यूट में से एक कैपिटल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में विशेष रूप से रिक्रूट कर लिया गया। लेकिन जल्द ही सुसिंग को एक घातक समस्या का पता चला। सुसिंग लेवल अप नहीं कर पा रहा है जैसे बाकी एवोकेंट करते हैं। चाहे सुसिंग कितने भी मॉन्स्टर मारे या इंस्टेंट डंजन जाए, 3 साल बीत चुके हैं। अब सीनियर होने के नाते सुसिंग के क्लासमेट ब्रोंज टू सिल्वर, गोल्ड और उससे भी ऊपर पहुंच गए हैं। जबकि सूजिंग अभी भी एक बॉडी रिफाइनिंग लेवल 1 का कल्टीवेटर है, फिर भी सूजिंग ने हार नहीं मानी, लगातार प्रैक्टिस करता रहा। इससे सूजिंग आखिरकार बॉडी रिफाइनिंग के 6वें स्तर पर पहुंच गया। हजारों जिन की ताकत के साथ इस सुनने में इंप्रेसिव लगता है, लेकिन सूजिंग का एक्चुअली कॉम्बैट पावर लेवल 30 ब्रोंज रैंक स्ट्रेंथ टाइप प्रोफेशन से कम है। लेकिन आज तक इसे सहन करने के बाद फाइनली सूजिंग को अपनी गोल्डन फिंगर मिल गई है। बहुत हो गई बकवास। इसके बाद सुजेंग सिस्टम को बोलता है, सिमुलेशन को शुरू करो। सिस्टम बताने लगता है, सोते समय में तुमने अपनी गोल्डन फिंगर जगा ली, जिससे तुम बहुत खुश होगे और आपने अपनी रोजमर्रा जिंदगी की शुरुआत मॉन्स्टर से लड़ने वाली लड़कियों को ले जाने और पावर लेवलिंग पार्टी में बहादुरी से परफॉर्म करने में की। ये सब कुछ करने के बाद आपको कई व्हाइट ग्रेट इक्विपमेंट और पावर लेवलिंग फी मिलता है। जूनियर लड़कियों में से एक के पास कैश की कमी है। वो सुजिंग के पास आकर उससे चिपकते हुए बताती है कि वो अन्य तरीके से भुगतान करने की कोशिश करनी चाहती है। उसी लड़की के साथ एक रात बिताने के बाद सुजिंग कल्टीवेशन करना शुरू करता है, जिसके बाद सुजिंग को एक ऑयल सेकिंग कल्टीवेशन टेक्निक मिलेगी, जिसे पियांग स्प्लिट हेवन आर्ट कहा जाता है। लेकिन 1 महीने बाद भी सुजिंग का कल्टीवेशन बेस इंप्रूव नहीं हुआ। सुजिंग को फाइनली समझ में आता है कि ऑनलाइन इमोटल कल्टीवेशन टेक्निक सब स्कैम है। असहाय होकर सुजिंग केवल अपने शरीर को टेम्पर करना जारी रख सकता है। सुजिंग अपने जूनियर का हाथ पकड़ते हुए हंसते हुए कहता है, आओ और मेरा पीछा करो जूनियर। अपने खाली समय में सुजिंग अक्सर फर्स्ट ईयर जूनियर लड़कियों को लेवल अप के लिए ले जाते हैं। पैसे कमाने के साथ साथ सुजिंग को कई क्लोज कांटेक्ट भी मिलती है। अच्छा वक्त ज्यादा देर तक नहीं टिकता, आधा साल बीत जाता है और वो फर्स्ट ईयर जूनियर सिल्वर रैंक की प्रोफेशन बन जाती है। वो सुजिंग के साथ सारे रिश्ते तोड़ देती है और सुजिंग को छोड़कर चली जाती है। ये सब कुछ देखते हुए सुजिंग अपने मन में सोचता है, मैंने सोचा था हमारे रिलेशनशिप को देखते हुए हम अपनी फीलिंग के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन ये तो बस एक लेन देन था। इस बात से सुजिंग को दुख पहुंचता है। सुजिंग अपने दुख और गुस्से को स्ट्रेंथ में बदल देता है। आधे साल तक लगन से कल्टीवेशन करने के बाद फाइनली सुजिंग बॉडी रिफाइनिंग के 7th लेवल तक पहुंच जाता है। इसके अलावा सुजिंग ग्रेजुएट नहीं हो सकता, फिर भी एक पावर लेवलर पर्सन के रूप में सुजिंग की रेपुटेशन है। सुजिंग की फेम से आकर्षित होकर जूनियर लड़कियों का एक नया बैच आता है। सुजिंग को बहुत अच्छे पुरस्कार मिलेंगे। 3 सालों में सुजिंग करोड़ों की संपत्ति एसेट कर लेगा। सुजिंग सोचता है, बार बार पीछे छूट जाना इतना बुरा नहीं है, कम से कम जूनियर का एक नया बैच तो हमेशा मौजूद रहता है। 5 साल बाद स्कूल सुजिंग को निकाल देता है, लेकिन फैटियो की मदद से सुजिंग प्रोफेशनल इक्विपमेंट के लिए एक शॉप खोलता है। सुजिंग जल्दी ही बहुत पैसा कमा लेगा और कैपिटल में एक प्रसिद्ध सेकेंड हैंड इक्विपमेंट डीलर बन जाएगा। एक दिन सुजिंग के माता पिता उसे बताते हैं कि उसकी बहन सूतियान मर चुकी है। इस न्यूज को सुनने के बाद सुजिंग शॉक होते हुए सोचता है, मेरी बहन अचानक कैसे मर सकती है। इस चीज के 3 साल बाद एक भयानक न्यूज आती है, सुजिंग का अच्छा भाई युआन भी मर चुका है। सुजिंग सोचता है, ये कैसे हो सकता है। फैटियो को पूरे कैपिटल में
प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक प्रोटेजी माना जाता था, उसकी ऐसे कैसे मौत हो सकती है। सोजिंग के दिल में क्राइसिस की ऐसी सेंसेस उत्पन्न होती है जैसे पहले कभी नहीं हुई। सोजिंग लगन से कल्टीवेशन करने का ठान लेता है। सोजिंग 1 साल स्पेंड करता है और बॉडी रिफाइनिंग के 9th लेवल पर पहुंच जाता है। बाजार में अचानक उतार चढ़ाव के कारण रिकवरी पोशन की कीमत आसमान छू जाती है, जबकि कोई भी सोजिंग का इक्विपमेंट नहीं चाहता। सोजिंग का शॉप बैंकक्रप्ट हो जाता है, पर सोजिंग घर जाकर रिटायर्ड होने का सोचता है और अपने घर के सामने आ जाता है। एक दिन जब सोजिंग आंगन में आराम कर रहा होता है तो सोजिंग एक बिसाइकल बीस्ट को ऊपर स्काई में छुपे हुए देखता है। वो बिसाइकल बीस्ट अपनी आंखों को खोलता है और उसके आतंक पूरी ह्यूमैनिटी को चकनाचूर कर देता है। काउंटलेस फिगर उस बीस्ट से लड़ने के लिए बैटल में जुड़ गए। एक सीनियर कल्टीवेटर उस बीस्ट के आंखों के ऊपर अटैक कर देता है। वो अटैक जाकर उसी बीस्ट के आंखों में लगता है, जिसकी वजह से उसी जगह पर एक खतरनाक ब्लास्ट होता है, जिसकी इम्पैक्ट से सोजिंग दूर जाकर गिरता है। सोजिंग सामने की तरफ देखते हुए मन में सोचता है उसके बाद क्या हुआ। उसी समय सिस्टम आते हुए बताता है कोलोसल बीस्ट अपना मुंह खोलता है और पूरे ग्रेट जिया नेशन को निकल जाता है, जिससे आप मर जाते हैं। उस समय आप 36 साल के थे। सोजिंग घबराते हुए अपने आंखों को खोलता है। सिस्टम स्क्रीन पर लिखकर आता है आपके पहले सिमुलेशन का रिवॉर्ड फ्री है। आप इन रिवॉर्डों में से कोई भी चुन सकते हैं। स्प्रिट रूट होल्डर टैलेंट, 9 लेवल ऑफ बॉडी रिफाइनिंग कल्टीवेशन बेस। सोजिंग अपने सिर को पकड़ते हुए तेजी के साथ हाँफते हुए सोचता है क्या सिमुलेशन खत्म हो गया। सोजिंग अपने सामने सिस्टम स्क्रीन को देखता है जहां उसे अपने सिमुलेशन रिवॉर्ड को सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा था। सोजिंग सोचता है दुनिया का अंत 15 साल में होने वाला है और मुझे अभी अभी मेरी गोल्डन फिंगर मिली है। जब तक मैं सिमुलेटिंग करता रहूंगा इस फेट को तोड़ने का कोई रास्ता जरूर निकलेगा। सोजिंग कहता है मैं स्पिरिचुअल रूट होल्डर को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद सोजिंग का आंख चमकने लगता है और उसके पास में ग्रीन एनर्जी आने लगता है, जिसे देखकर सोजिंग सोचता है तो क्या स्पिरिचुअल रूट होने पर ऐसा महसूस होता है। सोजिंग का हार्ड हो चुका था। सोजिंग ने कभी नहीं सोचा था कि आम लोगों से अलग होना इतनी अच्छी बात हो सकती है। सोजिंग कहता है ऐसा लगता है कि सिमुलेशन हॉट ग्रेड इक्विपमेंट से रिचार्ज होता है। ऐसे में इन चीजों को सेव करने का कोई मतलब नहीं है। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है हॉट ग्रेड इक्विपमेंट को डिटेक्ट किया गया है। शार्प ट्रिगर सक्सेसफुली एब्सॉर्ब हो चुका है, जिससे 5 एनर्जी पॉइंट ऑब्टेन होता है। इसके बाद फिर से और एक नोटिफिकेशन आता है और एक हॉट ग्रेड इक्विपमेंट को डिटेक्ट किया गया है, जिसे सक्सेसफुली एब्सॉर्ब करने के बाद 8 एनर्जी पॉइंट मिलता है और एक हॉट ग्रेड इक्विपमेंट का पता चला है। उसी समय दरवाजे को खोलते हुए फैटियो कहता है और सू डोमेटरी के बाहर फर्स्ट ईयर की कुछ जूनियर लड़की आपका इंतजार कर रही है। उनमें से एक तो सचमुच बहुत सुंदर है। हे तुम बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। यू की बात सुनकर सोजिंग कहता है मैं जानता हूँ वो मुझे ढूंढ रही है ताकि मैं उन्हें किसी इवेंट के माध्यम से ले जा सकूं। मैं आज रात वापस आऊंगा। फैटी मेरे लिए कुछ खाना बचा कर रखना। ये कहने के बाद सोजिंग बाहर चला जाता है। सोजिंग सभी लड़की के सामने आते हुए कहता है आप सभी नियमों को जानते हैं है ना। एक बार नियम पूरा करने पर पर्सन 2000 योन लगेंगे। हमें मिलने वाली सभी इक्विपमेंट और आइटम मेरी है। एक लड़की दूर से सोजिंग को देख रही थी। वो असल में फर्स्ट ईयर की वांग क्विंग स्वान है, जो शर्माती हुई अपने कपड़े को कस के पकड़ती हुई कहती है 2000 योन मैं क्या करूं। इसके बाद सीन चेंज होकर इंस्टेंट 10 लाइन स्लॉप जगह को दिखाया जाता है। एक खतरनाक पिग बीस्ट गुस्से से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। उस समय सोजिंग उस पिग के मुंह के ऊपर, पेट के ऊपर और लास्ट में उस पिग के मेन पॉइंट में मार के उसे खत्म कर देता है। सोजिंग को उस मॉन्स्टर को इतनी आसानी से हराते हुए देखकर सारी लड़कियां कहती है सीनियर आप बहुत ज्यादा औसम हैं। कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पर सारी लड़कियां सोजिंग के पास खड़ी हुई थी, लेकिन उसी समय सोजिंग का नजर एक दूर खड़ी लड़की के ऊपर पड़ता है जो कि थोड़ी सी डरी हुई थी। वांग क्विंग स्वान सोजिंग के पास में आती हुई शर्माती हुई धीरे से आवाज में कहती है सीनियर मेरे पास अभी कैश की थोड़ी कमी है, क्या मैं किसी अन्य तरीके से भुगतान कर सकता हूँ। सीनियर मेरी बात सुनिए, मेरे पास अभी पैसे थोड़े कम है, क्या मैं शायद किसी और तरीके से आपको भुगतान कर सकता हूँ। वांग क्विंग स्वान की बात सुनकर सोजिंग इविल से स्माइल करता है। सोजिंग उसी लड़की को कहता है तुम मेरे साथ छोटे अंधेरे कमरे में आ सकते हो। सोजिंग की बात सुनकर वांग क्विंग स्वान अपने फैंटेसी के अंदर खो जाती है, जहां पर सोजिंग टीचर बनकर क्विंग स्वान को पढ़ा रहा होता है। सोजिंग अपनी छड़ी को टेबल के ऊपर मारता है, जिसे देखकर क्विंग स्वान थोड़ी सी डर जाती है। सोजिंग अपने जूनियर को समझाते हुए कहता है जूनियर मेरे लेक्चर को दोहराओ। क्विंग स्वान सोजिंग की बात सुनकर उसके बातों को दोहराने लगती है। सोजिंग चिल्लाते हुए कहता है इस तरह एबिस में गिनने वाली एक जूनियर के लिए मेरी स्पेशलिटी काम की है, फ्रीडम, इक्वलिटी।
क्राइम के रास्ते पर चलने की हिम्मत मत करना, मेरी बात को अच्छे से याद रखना। अगले वीक के लिए सुजिंग ने कमीशन पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें 10 मील स्लोप जगह को दिखाया जाता है जहां पर सुजिंग एक सुअर के साथ फाइट कर रहा था। सुजिंग उसी सुअर मॉन्स्टर के पेट के ऊपर अटैक करके उसे खत्म कर देता है। सारे लड़के सुजिंग के पास आकर उसे चिपकते हुए कहती है, थैंक्स सीनियर, आप बहुत ज्यादा औसम है। वो सारी लड़कियां धीरे धीरे सुजिंग के करीब आते हुए उसे अपने संतरों के बीच दबा लेती है। सुजिंग इसे एंजॉय करते हुए कहता है, तुम्हारे सपोर्ट के लिए थैंक्स, अगली बार भी मुझे जरूर बुलाना। इसके बाद सीन चेंज होकर एक वीक बाद के समय को दिखाया जाता है। सुजिंग ने फाइनली इतने मशक्कत के बाद 2 लाख युआन कॉइन इकट्ठा कर लिया था। उसी समय सिस्टम स्क्रीन पर लिखकर आता है 200 एनर्जी पॉइंट कंज्यूम हो चुका है और बाकी 1082 एनर्जी पॉइंट बचे हैं। कोई भी सिमुलेशन अटेम्प्ट बाकी नहीं है। सिमुलेशन शुरू हो चुका है। एक व्हाइट टैलेंट की कॉस्ट 100 एनर्जी पॉइंट है और एक ग्रीन टैलेंट की कीमत 1000 एनर्जी पॉइंट है। क्या आप इसे ड्रॉ करना चाहते हैं? सुजिंग अपने सामने इस नोटिफिकेशन को देखकर कुछ सोचने लगता है। उसी समय सिस्टम की तरफ से डिंग करके नोटिफिकेशन आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, व्हाइट टैलेंट बिजनेस एलिट को ऑब्टेन करने के लिए बिजनेस एलिट आपके बिजनेस की सूझबूझ एक ऑर्डिनरी पर्सन से भी ज्यादा है। ट्रांजैक्शन करते समय आप एक आम मर्चेंट की तुलना में बहुत आसानी से पैसे कमा सकते हैं। सुजिंग इस नोटिफिकेशन को देखकर कहता है, अगर बिजनेस एलिट डायरेक्टली मेरी स्टैंड नहीं बढ़ा सकता, फिर भी ये सिमुलेशन में मुझे अधिक पैसा कमाने में मदद कर सकता है। ये सिमुलेशन बिल्कुल भी बुरा नहीं है। सिस्टम बताता है लेवल बढ़ाते समय सुजिंग नए स्टूडेंट को इक्विपमेंट और स्किल की रिकमेंडेशन करता था। सुजिंग ने ड्रोम के कमरे में अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। अब सुजिंग के पास यूनिक बिजनेस था और उसने इन्वेस्टिंग की प्लानिंग बनाना शुरू कर दिया था। सुजिंग स्कूल के अंदर अपने जूनियरों को कहता है, अरे इस कल्टीवेशन की मिथुट को खरीदो और एक इक्विपमेंट मुफ्त पाओ। ये एक ऐसा डील है जिससे आपको नुकसान नहीं होगा। सुजिंग की बात सुनकर सारी लड़कियां उन इक्विपमेंट और स्किल को खरीद लेती है। सुजिंग 6th लेवल बॉडी टेम्परिंग रिपेयर का था जो कि ग्रेजुएट होने वाला था। सुजिंग ने 1 साल के अंदर 30 मिलियन कमा लिया था। सुजिंग ने कैंपस के सेकेंड हैंड मार्केट पर कब्जा कर लिया। सिर्फ 2 साल में उसने कई 100 मिलियन के व्यापारी बन गए। सुजिंग ने टेरो क्लब को स्टेब्लिश किया और क्योटो में एक शॉप खोली। 2 साल और बीत गए। सुजिंग को स्कूल से निकाल दिया गया, लेकिन जैसे जैसे सुजिंग का बिजनेस बड़ा होता गया, सुजिंग ने खतरनाक ध्यानों को खुद की तरफ अट्रैक्ट किया। उसी समय क्वीन जुआ सुजिंग के गले में ड्रैगन को तान देती है। सुजिंग क्वीन जुआ को देखकर कहता है, जूनियर आप यहाँ कैसे? क्वीन जुआ शर्माते हुए कहती है, सीनियर मेरे साथ मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाओ, नहीं तो मेरे पास आपको मारने के अलावा कोई चॉइस नहीं होगा। सुजिंग कहता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? जूनियर लेकिन तुम मुझे कम आंक रहे हो। सुजिंग एक चुटकी बजाता है और उसी जगह पर कई सारे बॉडीगार्ड क्वीन जुआन के ऊपर अटैक कर देते हैं। क्वीन जुआन अपने ड्रैगन को लेकर तेजी के साथ जाते हुए उन सारे बॉडीगार्ड को सब करके काटने लगती है और कुछ सेकंड के अंदर क्वीन जुआन उन सारे बॉडीगार्ड को खत्म कर देती है। सुजिंग अपने जूनियर की तरफ देखते हुए कहता है, जूनियर क्या तुम एक्चुअली में एक ग्रैंड मास्टर टियर प्रोफेशनल के रूप में अवेकन हुए हो? सिमुलेशन के बाहर हमें टियर के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले ब्रोंज टियर, फिर सिल्वर टियर, फिर गोल्ड टियर, फिर मास्टर टियर, इसके बाद ग्रैंड मास्टर टियर आता है और भी बहुत सारे टियर है। सुजिंग कहता है, यहाँ तक कि फैटियो जैसा प्रोटोटाइप भी सबसे कम स्थिति में केवल मास्टर टियर तक ही पहुंच पाएगा, लेकिन वांग क्यूंगसुआन सिर्फ 5 साल में वो ब्रोंज से मास्टर बन गई। जरूर उस मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कोई बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। क्यूंगसुआन कहती है, सीनियर आपने एक बार मेरी मदद की थी, मैं आपको मारना नहीं चाहता। ये सब कहने के बाद क्यूंगसुआन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और अपने ड्रैगन को फेंक देती है और तेजी के साथ जाकर सुजिंग को किस कर लेता है। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें बिस्तर के ऊपर खून को दिखाया जाता है, जिससे तुम लोग समझ ही सकते हो कि उन दोनों के अंदर क्या हुआ है। सुजिंग कहता है, मुझे माफ करना जूनियर, मैंने तुम्हें गलत समझा। उसके बाद सुजिंग अपने जूनियर के बारे में न्यूज खोजता रहा, लेकिन वो मर गई। सिस्टम कहता है, ये वही मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन होगा, मुझे इसका पर्दाफाश करना होगा और किंगसुआन का बदला लेना होगा। आपने वांग कियोंगसुआन के पीछे के ऑर्गेनाइजेशन की जांच शुरू की, लेकिन कुछ नहीं मिला। साथ ही आपने कल्टीवेशन मेथड की खोज कभी नहीं छोड़ी। 2 साल बीत के आपको कोई तरीका नहीं मिला, लेकिन आपके शरीर की स्थिति में बहुत इम्प्रूव हुआ और आप अपने पीक पर पहुंच गए। सुजिंग अपनी बहन को कहता है, तियान तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस साल किसी भी डंजन में एंटर नहीं करोगी, ठीक है? सुजिंग की बात सुनकर उसकी बहन कहती है, ठीक है। सुजिंग राहत की सांस लेता है।
उसी समय सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है, अगले साल भी आपकी छोटी बहन ने डंजन मिशन में भाग लिया और वो मर गई। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद सूजिंग शौक होते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है। सिस्टम कहता है, आपने अपनी बहन की मौत की जांच शुरू की लेकिन कुछ नहीं मिला। अंततः आपको एक सुराग मिला, वो डीमन सर्विसिंग पास डंजन में मर गई। आपने डीमन सर्विसिंग पास के बारे में पूछा लेकिन कुछ भी नहीं पता चला। आपको अचानक याद आया कि आपके अच्छे भाई युआन की भी इसी साल मौत हो गई। सुजेंग इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। आपको लगा कि कुछ गड़बड़ है और आपने युआन की मौत की तह तक जाने की कोशिश की जैसी कि उम्मीद थी। वो भी डीमन सर्विसिंग पास से मरा और केवल यही नहीं, आपके अधिकांश पुराने क्लासमेट भी वही मर गए। सुचिंग अपने हाथ को धीरे धीरे सिस्टम की तरफ बढ़ाता है और वो खुद को एक ऐसी जगह पर पाता है जहाँ पर बहुत सारे मरे हुए एवोकेन लोग थे। डीमन सर्विसिंग डंजन एक मांस की चक्की की तरह थी जो आपके आसपास के लोगों के जीवन को निगल रही थी। सूजिंग इस जगह को देखते हुए कहता है, ये कौन सी जगह है, यहाँ इतने सारे प्रोफेशनल की जान कैसे ली जा सकती है। और ऐसा लगा कि उनमें से हर एक के पास जाने का कोई ना कोई कारण था। उन सभी को डीमन सर्विसिंग पास पर जाने के लिए मजबूर किया गया। मुझे जांच जारी रखनी चाहिए। सिस्टम कहता है, इस साल आपने पुनर्जन्म का उपयोग करते हुए आपने जल्द ही लो टियर इक्विपमेंट बेच दिए और रिकवरी पोर्शन का स्टॉक कर लिया। आप क्यूटा के लो टियर प्रोफेशनल मार्केट में एक बिजनेस मैग्नेट बन गए, लेकिन आपने कभी भी अपनी गार्ड डाउन नहीं की, ये जानते हुए कि 4 साल में पूरे कॉन्टिनेंट में एक बड़ी आपदा आ जाएगी। आपने अपने वेल्थ और इन्फ्लुएंस का उपयोग करते हुए प्रमुख लोगों को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन आप असफल हो गए। किसी ने आप पर विश्वास नहीं किया। असहाय होकर आप केवल अपनी रक्षा कर सकते थे। आपने अपनी संपत्ति बेच दी और विदेशी संपत्ति खरीद ली। 3 साल बाद आप अपने माता पिता और $1 बिलियन की फंड के साथ अमेरिका चले गए। अमेरिका एक शक्तिशाली देश था जो हाई लेवल प्रोफेशन से भरा हुआ था और समुद्र के पार हजारों मील दूर स्थित था। उनके प्रोफेशनल अनोखे थे, वैम्पायर, वायरवुल्फ, इवेंट की वेस्टर्न काउबॉय। एक और साल बीत गया, जायंट बीस्ट के हमले का साल आ गया। आप चिंतित थे, अमेरिका में छिपकर आपदा से बचने की उम्मीद कर रहे थे। उस दिन अमेरिका के ऊपर एक स्काई ब्लॉटिंग डीमन अपेयर हुआ। अनगिनत प्रोफेशनल इसका सामना करने के लिए उड़ान भरे, लेकिन एक सुसाइड मिशन था। हमें उस डीमन के आग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था। सूजिंग सिस्टम को देखते हुए कहता है, क्या ये हो सकता है कि एक से ज्यादा डीमन ने रियल वर्ल्ड के ऊपर आक्रमण किया हो। डीमन ने एक एंडलेस कर्ज दिया जिससे अमेरिका में सभी के सफाया हो गया। आपकी मौत 36 साल के उम्र में हुई थी। सिमुलेशन खत्म हो गया। एक रिवॉर्ड चुने, बिजनेस एलिट टैलेंट, बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन का पिक। सूचिंग बिजनेस एलिट टैलेंट को चुनता है। बिजनेस एलिट हॉट टैलेंट 1000 एनर्जी पॉइंट में बेचता है। पीक ऑफ बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन 500 एनर्जी पॉइंट में बिकता है। उसी समय सिस्टम की तरफ से डिंग करके नोटिफिकेशन आता है, आपने बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन का पिक चुन लिया है। 500 एनर्जी पॉइंट खर्च हो गए हैं, 482 बचे हैं। सुजिन कहता है, मेरी ताकत अब उन प्रोफेशनल के बराबर है जो अभी सिल्वर टियर तक पहुंचे हैं। बिजनेस एलिट सिमुलेशन में वेल्थ ला सकता है, लेकिन एक्चुअली में ये अभी के लिए यूजलेस है। लेकिन बॉडी टेम्परिंग का पिक वास्तविक है। इससे मैं बेहतर इक्विपमेंट कमा सकता हूँ जिन्हें मैं और अधिक सिमुलेशन के लिए एनर्जी में बदल सकता हूँ। सुजिंग अपने स्किल और इक्विपमेंट को देखते हुए यहाँ पर कहता है, 15 सालों में आपदा आने वाली है। क्या सचमुच इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि उच्च अधिकारी को पहले से इस चीज के बारे में पता है लेकिन इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं है? तो क्या उन्होंने आतंक से बचने के लिए सच्चाई को दबा दिया? मेरे स्पेशल प्रोफेशन के कारण मेरा पैनल अलग है। दूसरों के पास लेवल है लेकिन मेरे पास कल्टीवेशन है, इसलिए मैं केवल कल्टीवेशन स्किल ही सीख सकता हूँ। ये पहले से ही हमारे सिल्वर टियर प्रोफेशन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी ये काफी नहीं है। मुझे अपनी ताकत में इम्प्रूव करना है। इसके बाद सीन चेंज होकर 1 हफ्ते बाद में दिखाया जाता है जहाँ सूजिंग ने सिमुलेशन के लिए 4 लाख युआन सिक्के इकट्ठा कर लिया था। सूजिंग यहाँ पर सिस्टम स्क्रीन को खोलता है और इसके बाद हॉट टैलेंट को ड्रॉ करता है। उस समय सिस्टम की तरफ से डिंग करके नोटिफिकेशन आता है, बधाई हो होस्ट, आपने एक हॉट टैलेंट को ऑब्टेन किया है जो कि है अनडूइंग ग्रेजुएट। जिसे देखने के बाद सूजिंग अपने मन में कहता है, ग्रेट,